सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। गोरखपुर में खाद कारखाने और एम्स का उद्घाटन करने गए प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लाल टोपी वाले बस लाल बत्ती के लिए ही सरकार चाहते हैं। उधर मेरठ में सपा और आरएलडी की साझा रैली हुई और अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। बताओ कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठ गए हैं। इस ठोकोराज ने अपमानित किया लोगों को। ये ठोकोराज ने अपमानित किया है। ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? ये उत्साह बता रहा है कि इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में एक चर्च पर भीड़ ने हमला कर दिया और चर्च की देखभाल कर रही पादरी की पत्नी के बयानों में बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों का नाम सामने आया है, जबकि चर्च पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने को लेकर एफआईआर की गई है। हमारी सहयोगी मेहर पांडे की ये रिपोर्ट। कोई हम छिपाकर कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल्ली से महज 3 घंटे की दूरी पर उत्तराखंड के रुड़की के इस चर्च में तबाही के निशान अब भी देखे जा सकते हैं। 3 दशक से भी ज्यादा पुराना ये चर्च पादरी DR लांस चलाते थे। कोविड से उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी 65 साल की साधना पोर्टर और उनकी 2 छोटी बेटियां तब से इसकी देखभाल कर रही थीं। 3 अक्टूबर सुबह 10 बजे यहाँ भीड़ का हमला हुआ। मैं ठीक इस जगह पे बैठी थी। यहाँ पे मेरी चेयर थी। यहाँ पे मेरे ऊपर एक फैन लगा हुआ था, वॉल फैन, और मेरा चेहरा इस साइड में था। मेरी बेटी इवा वहाँ पर थी। वही 10 बजने में 1 मिनट था। इस सीढ़ियों से बहुत बड़ी भीड़ अंदर आई और पूरा हॉल भर गया। एक बड़ी क्रॉस यहाँ थी, क्रॉस को तोड़ करके और ये पुलपिट के अंदर घुसेड़ा है, उसका ये पार्ट है। हाँ, क्रॉस को तोड़ा उन्होंने। There was a guy who was standing next to me. He took this guitar, he smoked at me, he laughed at me, and then he broke it, like he smashed it on the floor, and I think this was also used as a weapon eventually. You said Rajat was hit with a mic? No, that was Sumit. Look, those are his spectacles. Sumit. Yeah. They pushed him to the ground and they hit him with, look at these mics, right? With mics, and I mean, they've broken the mics and they used it as a weapon, and they were punching him and actually kicking him in the chest as well. कुछ घंटों बाद साधना पोर्टर ने एफआईआर दर्ज कराई। कुछ हमलावरों के नाम भी दिए। डराने वाली बात ये थी कि उन्होंने बताया कि उनमें कुछ पड़ोसी भी थे। इनमें से कई लोग स्थानीय बीजेपी से जुड़े हुए थे, जैसे सीमा गोयल, जिन पर पोर्टर की बेटी ईवा ने भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया। वो बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी हैं। उत्तराखंड के आने वाले चुनावों के लिए यहाँ प्रचार करती देखी गईं। सीमा गोयल ने कैमरे पर हमसे बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि वो अफरा तफरी में वहां फंस गई थीं और वे किसी हिंसा में शामिल नहीं थीं।
एफआईआर में सागर गोयल का भी नाम है। वो बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं। यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ भी दिख रहे हैं। जब हमने उनसे मिलने की कोशिश की तो वो अपने घर पर नहीं मिले। एफआईआर में बीजेपी के एक और स्थानीय नेता धीर सिंह का नाम है। वो हिंसा में शामिल होने के आरोप से इनकार करते हैं। ये आरोप अजीत नाम के एक शख्स ने लगाया है जो चर्च जाते रहे हैं। सही है, मैंने कहा मैं क्योंकि 56 की मेरी उम्र है और मैं मारपीट में कैसे कर सकता हूँ। हाल ही में 2 दिन पहले मैं गंगाराम में अपना इलाज भी करा कर आया था। तो मुझे तो डिस्क की प्रॉब्लम है, मैं तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता, जबकि मुझे पता चला कि वहाँ सीढ़ी पर ऊपर जाकर कोई कुछ इस तरह का मुझे सुनने में आया है। लेकिन 2 महीने बाद अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूछने पर पुलिस बचती नजर आई कि ये जो 2 एफआईआर हैं उनका अभी प्रोग्रेस क्या है। इसमें अभी तक जो विवेचना है वो प्रचलित है और विवेचना के आधार पर जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। दोनों जो एफआईआर हैं उनमें लोग विजिबल हैं काफी लोकल कम्युनिटी में, तो अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुए हैं। जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, उसके आधार पे जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। तो सर सीसीटीवी फुटेज के बारे में मुझे पूछना था कि ये जो बाहर अंदर का तो कुछ आपको फुटेज मिला नहीं होगा, बाहर का कहाँ से आया है और इसमें क्या दिख रहा है? मैडम ये सभी विवेचना का विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी देर लगी है अरेस्ट होने में क्योंकि बीजेपी के काफी कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व हैं और अभी सरकार उनकी है, तो थोड़ा दबाव डाला जा रहा है इस इन्वेस्टिगेशन पर। नहीं मैडम, ऐसा दबाव या ऐसी कोई बात नहीं है। इस मामले में जो विवेचना है वो विवेचना प्रचलित है। इस बारे में अभी इस लेवल पे कभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो जो लोग वहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ की है बार बार आप वही बातें कह रहे हैं, मैं फिर से वही कहूँगा। मैं इस लेवल पे कितनी देर लगेगी? और सर इस लेवल पे मैं कोई कमेंट यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। कौन से लेवल पर कमेंट कर पाएंगे? इस लेवल पे मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। एसएसपी देहात बता पाएंगे या कौन? मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इसमें विवेचना इसमें अभी प्रचलित है मैम, उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। पुलिस की निष्क्रियता से राजनीतिक दबाव का सवाल उठ रहा है। अगले साल के शुरू में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी तथाकथित अवैध धर्मांतरण को मुद्दा बना रही है। उसने 2018 में धर्मांतरण विरोधी कानून पास कराया है। 24 घंटे बीत जाने के बाद इस परिवार पर एक एफआईआर दर्ज किया गया। 5 लोग सोनम, राहुल, कविता, मोहित और सरिता ने कहा कि गाली गलौज और पैसे का लालच देकर के धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई, लेकिन ये परिवार कहते हैं कि इन लोगों को जानते ही नहीं। चर्च के खिलाफ जवाबी एफआईआर सोनम और दूसरे लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें धर्मांतरण के लिए लाखों रुपए की पेशकश की गई। जब उन्होंने मना किया, चर्च के लोगों ने उन्हें पीटा। साधना पोर्टर इन आरोपों को गलत बताती हैं। मेरा खर्चा मेरी पेंशन से चलता है, मेरी बड़ी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ऐसे करके हमारे पास कोई पैसा नहीं है ना, ये बिल्कुल झूठ है। यही नहीं, अवैध धर्मांतरण का आरोप लगाने वालों की बातों में बहुत सारे अंतर विरोध हैं। जैसे एक बयान सोनम ने एफआईआर में लिखा, सुबह 8 बजे राहुल, मोहित और अन्य लोगों के साथ चर्च पहुंची। उससे धर्मांतरण को कहा गया। 8:30 और 9 के बीच निकलने की कोशिश की पर उन पर हमला हुआ। दूसरा बयान राहुल का है, जिन्होंने एनडीटीवी से कहा कि चर्च सुबह 11:30 बजे पहुंचा। चर्च जाने वालों ने बदसलूकी भी की। तीसरा बयान मोहित का है, जो उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान दिया है। उन्होंने कहा कि सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच वो वहां पहुंचे। शिकायतकर्ताओं के बयान आपस में मेल नहीं खाते। एक तरफ पुलिस कहती है कि अटैक सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 10:30 बजे तक खत्म हो गया था, लेकिन कुछ शिकायतकर्ता कहते हैं कि वो चर्च सिर्फ 11 बजे तक पहुंचे, मतलब अटैक खत्म हो जाने के बाद। और तीसरी ओर उन्होंने अपने एफआईआर में कहा है कि वो सुबह 8 बजे पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में ये सही तथ्य जानने में मदद मिल सकती थी, लेकिन साधना बताती है कि भीड़ ने सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले और हार्ड डिस्क ले गए जिसमें फुटेज थी, जैसे ये सब एक योजना का हिस्सा था। और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर कैमरे थे, उनको तोड़ा। डीवीआर उस अलमारी के अंदर था, उन्होंने अलमारी पूरी तोड़ दी, डीवीआर निकाल लिया। एक बैग लेके आए थे, डीवीआर उसमें भर करके और वो भाग गया जो लड़का था। आज साधना पोर्टर पुलिस संरक्षण में रह रही हैं। अभी हम बहुत वरीड हैं, चिंतित हैं और मैंने परमेश्वर पर अपनी लाइफ उसके हाथ में दे दी है। हमें नहीं पता कि क्या कर लेगी ये। मतलब हम रात में, अभी पुलिस प्रोटेक्शन है, लेकिन अभी तो बहुत थोड़ा समय है, कब क्या कर देंगे।
तो मुझे नहीं मालूम, दुनिया है, जिंदगी है, हमें नहीं मालूम कि कब तक कौन जिंदा है इस दुनिया में, है ना। तो नहीं मालूम, बस ये है कि वरीड है, हम परेशान तो हैं। लेकिन वो क्या चाहती हैं? उनका कहना है सिर्फ इंसाफ। सुशील राठी के साथ मेहर पांडे की रिपोर्ट।